वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का इंग्लिश 4 का एक और पेपर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने इंग्लिश 4 के ऑलरेडी जो है पेपर 1 एंड पेपर नंबर 2 ये डिस्कस किया हुआ है, जिसको हमने दो दो पार्ट के अंदर समझाया है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और आप जो है सारी वीडियोस को देख पाएंगे। बाकी आज की इस वीडियो में हम थर्ड पेपर कर रहे हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। 3 घंटे आपके पास रहते हैं पेपर करने के लिए। 80 नंबर का आपका इंग्लिश का ये जो कोर है, इंग्लिश दो टाइप की होती है, एक कोर एक इलेक्टिव, तो ये आपको पता होना चाहिए आपके पास कौन सी है। एंड 80 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होता है। इंस्ट्रक्शंस की बात करें पेपर के लिए जो दिया गया है कि ये जो पेपर है वो डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, यानी 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा। सेक्शन ए जो कि आपका पूरा रीडिंग का रहता है, जिसके अंदर तीनों ही पैसेज रहते हैं एक तरह से, एंड अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन है तीनों में। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे आपका राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का क्वेश्चंस रहेगा। एंड सेक्शन सी आपका लिटरेचर यानी किताब के क्वेश्चन जो भी है यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये पेपर कुछ इस तरह से डिवाइड होगा पूरा 3 सेक्शन के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पैटर्न। बाकी यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए रीडिंग स्किल, एंड ये 10 नंबर का रहता है आपका पहला क्वेश्चन, जिससे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस या उसके अलावा जो फुल आंसर देने होते हैं वैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, एंड ये पैसेज दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आना है। एंड हाँ, एक चीज आपको नोट कर लेनी है कि इस जो सेक्शन ए है, आप कोशिश करें कि इसे लास्ट में अटेम्प्ट करें, वरना ये आपका पूरा आधा से ज्यादा टाइम पेपर में, अगर 3 घंटे आपके पास रहते तो करीब 1.5 घंटा यही ले जाता है। अगर आप इसे करने लग जाते तो आप जो है सेक्शन सी या बी में से पहले उसे अटेम्प्ट करें, लास्ट में इस सेक्शन को करें, तो ये आपके लिए सही रहेगा, टाइम आप मैनेज कर पाएंगे। आगे हम आते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर, जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसकी तरफ। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द राइज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड क्वेश्चन को अगर देखें हम, तो बोला गया है क्वेश्चन में कि जो वैश्विक तापमान है, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है, उसका वृद्धि के क्या कारण होते हैं, प्राथमिक कारण क्या है, आपको बताने हैं। एंड इस पैसेज में जाएंगे आप, पहले पैसेज के पहले पैराग्राफ के अंदर ज्यादातर इनके आंसर मिल जाते हैं। पहला तो यहाँ पे देखेंगे, द राइज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है एट्रीब्यूटेड प्राइमरली टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, ह्यूमन जो एक्टिविटीज है उसके कारण। ऑप्शन के अंदर देखते हैं हम, इसके अंदर दिया है ऑप्शन में आपका देखेंगे ऑप्शन सी, तो वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पहले का आपका राइट आंसर सी आ जाएगा। ऐसे ही आपको जाकर पैसेज के अंदर ढूंढ के ही आंसर करने होंगे। दूसरे क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो विच ग्रीन हाउस गैस इज मेंशन्ड एज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। यानी कौन सा गैस जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो ग्लोबल जो वार्मिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा इसका प्रभाव रहता है। कौन सी गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, नाइट्रोस ऑक्साइड या ओजोन का। ठीक है, ये आपका बोला गया ऑप्शन में। एंड इसके अंदर हम चलते हैं पैसेज के अंदर एंड ढूंढते हैं इसके आंसर को भी। इसके आंसर भी इसी के आसपास आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंढते हैं तो। बाकी हम देखते हैं, द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस जो है एमिशंस, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट आंसर आप देख सकते हैं, कंट्रीब्यूट्स टू द वार्मिंग ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। तो ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ये गैस। तो राइट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है। ऑप्शन में चलते हैं हम, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे ए, ऑप्शन ए आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस आर एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो यहाँ पे बोला गया है ग्रीन हाउस जो गैस है उसको उत्सर्जन में वृद्धि के क्या परिणाम जुड़े आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, जैसे मोर फ्रिक्वेंट एंड जो है इंटेंस हीट वेव्स आता है, कूलिंग ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, रिड्यूस जो है प्रिसिपिटेशन पैटर्न्स एंड डिक्रीजिंग सी लेवल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका अगर हम आंसर देखे जाकर, यहाँ पे बोला गया है ग्रीन हाउस जो गैस है उसके उत्सर्जन में वृद्धि के क्या परिणाम जो है आपको बताने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके अंदर जाकर, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है लीडिंग टू फिनोमेना सच एज फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव्स, चेंज इन जो है प्रिसेप्शन पैटर्न्स एंड राइजिंग सी लेवल्स, दीज चेंजेस पोज सिग्निफिकेंट थ्रेट
टू बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी एंड द लाइवलीहुड ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट आंसर इसका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लीडिंग टू फिनोमिना सच एज अ मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव्स। ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, बोला गया था क्वेश्चन। एंड इसमें ऑप्शन दिए हुए आपके ये, क्योंकि यहाँ पे मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव्स, यहाँ पे अधिक लगातार और जो है तीव्र गर्म लहरें, यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चले हम। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकस ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है कि जलवायु जो आपका टेम्परेचर होता है उसमें जब बदलाव होता है उसको करने में कौन सी जो है नीतियां फोकस की है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आप एड्रेस किया गया है, कौन सी चीजों को बदलाव को फोकस किया है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड एक बार हम पैसेज में चलते इसको भी ढूंढते हैं। देखिए मैं सारे आपको यहाँ पे जा जाके ढूंढ के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी, मैं जब पैसेज बनाता हूँ तो इसके आंसर मैं नहीं बनाता हूँ, यहाँ पे आके ढूंढ के आपको करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो चीजें मैं फेस कर पा रहा हूँ आप भी समझ पाए और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पाऊँ कि कैसे कर रहे होंगे आप। बाकी आपको जाना है, जैसे यहाँ पे देखेंगे एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स अ मैनिफेस्टेड अप्रोच इनकम्पोजिंग जो है मिटिगेशंस एंड जो है एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अगर हम देखें जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में समन रणनीतियों का फोकस क्या है, तो आपसे बोला गया है ये। एंड इसका अगर हम आंसर देखें तो निकल कर आ जाएगा जलवायु परिवर्तन। अगर हम देखें तो ये इसका राइट आंसर जो आ जाएगा आपका रिड्यूसिंग और जो है प्रिवेंटिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इनका एक तरह से उद्देश्य कहले क्या है। ऑप्शंस देखते हैं हम इसमें, ये देखेंगे आप ऑप्शन सी रिड्यूसिंग और प्रिवेंटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया जिसका राइट आंसर सी आ जाएगा। आगे की तरफ चले हम। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पेरिस जो है एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी गोल क्या था, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे इसका राइट आंसर देखिए तो रिड्यूसिंग ग्लोबल पॉवर्टी, प्रमोटिंग जो है रिन्यूएबल एनर्जी, लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पहले से ही जो है किया गया है। एंड जो क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते जिसके आंसर नहीं मिलते एंड उसको ढूंढ के जो है एक पहले जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होते हैं जो हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, जिसके आंसर्स ये हो सकते हैं। एक बार हम पैसेज में जाके आपको ढूंढ के दिखाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पेरिस आर्ग्यूमेंट जो है एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी गोल पूछा गया यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ पे आपका नाम मिल गया है तो नाम से आप ढूंढ पाएंगे यहाँ पे एग्रीमेंट जो हुआ था उसको। एक बार हम ढूंढते हैं जाकर, कोशिश करते हैं कि इसका आंसर हमें मिल जाए। पेरिस एग्रीमेंट, यहाँ पे देखेंगे एग्रीमेंट सच एज अ पेरिस एग्रीमेंट एडॉप्टेड इन द 2015 सीक टू यूनाइट कंट्रीज इन देयर जो है कमिटमेंट टू लिमिटिंग ग्लोबल जो है टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो क्वेश्चन है इसका, अगर हम देखें इसमें क्या एग्रीमेंट किया गया, ऑप्शन में देख ले हम तो लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस, जो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर उसको क्या है सीमित करना, कम करना, तो लिमिट में करना, ये इसका उद्देश्य था। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज एम्फसाइजेज एज क्रूकल कंपोनेंट्स इन मोबिलाइजिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन। यहाँ पे जो क्वेश्चन है जलवायु कार्रवाई के लिए सार्वजनिक जो संगठन रहते हैं समर्थन जो है जुटाने में महत्वपूर्ण घटकों के रूप में किस पर जोर दिया गया था, आपको बताना है। तो अगर हम देखें एजुकेशन अवेयरनेस एंड जो है एडवोकेसी, यहाँ पे अगर हम देखें तो यही राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। आप इसके अंदर जाएंगे पैसेज के अंदर तो इसको भी आपको ऐसे ही ढूंढ के करना है। एंड यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है। यहाँ पे देखेंगे education awareness and advocacy are crucial components in mobilizing public support and inspiring behavioral changes that contribute to a sustainable and जो है resilient future। तो आपका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन जो ए है वो इसका सही हो जाएगा। इसका भी आंसर हमें पैसेज के अंदर मिल गया है, तो इन सभी के आंसर हमें मिल गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। यहाँ से आपके जो है एमसीक्यू टाइप नहीं होंगे बल्कि आपको लिख के बताना होगा, वन वर्ड में हो सकते हैं या आपको पूरे लाइंस में लिख के बताना होगा।
व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एडेप्टेशन स्टेजेस इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सी रणनीतियां जो है उसके ऊपर फोकस किया गया है। तो बिल्डिंग रेसिलियंस टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट आर ऑलरेडी अंडरवे, यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति जो है लचीलापन का निर्माण पहले से ही चल रहा है। एंड यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीजों पे फोकस की गई है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया उसको कम करना। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर से लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप आंसर्स को आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं, ये चीजें की जा रही है। जैसे रिड्यूसिंग और प्रिवेंटिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7वां। 8वें की तरफ आए, नेम वन एग्जांपल ऑफ अ मिटिगेशन स्ट्रेटेजी मेंशन्ड इन द पैसेज। तो ट्रांसिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो आपका अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रणनीति है उसका एक उदाहरण बताना आपको। तो ऐसी ऊर्जा का आज के समय नवीकरणीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जिसको हम जो है यूज करने के बाद भी उसका दोबारा से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा राइट आंसर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 8वें का। 9वें की बात करें, व्हाई इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन कंसीडर्ड विचुअल इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे बोला गया है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो ड्यू टू ग्लोबल नेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज कलेक्टिव एफर्ट्स आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव सॉल्यूशन। अगर हमें सही में सॉल्यूशन निकालना है तो इसके लिए क्या है, सभी को आगे आना पड़ेगा एंड ये जरूरी है, किसी अकेले के बस की नहीं होगी। एंड 10वां क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस परसिस्ट डिस्पाइट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक द पेरिस जो है एग्रीमेंट। यहाँ पे बोला गया है पेरिस समझौते जैसे हुए हैं अंतरराष्ट्रीय समझौतों के बावजूद क्या चुनौतियां अभी तक बनी हुई है। तो अगर हम देखें challenges include the need of collective efforts, financial support to developing nation and technology transfer for जो है इक्वेटेबल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें इसके बाद भी क्यों बनी हुई है, तो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और समान भागीदारी के लिए प्रौद्योगिकी का क्या है, हस्तांतरण, यानी टेक्नोलॉजी का एक जगह से दूसरी जगह जाना शामिल है। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स आती है, तो ये आप यहाँ पे लिख पाएंगे। तो ये आपका कुछ इस तरह से पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन जो था पैसेज वाला था। अब आएंगे हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी आपका पैसेज वाला ही होगा, इसके ये 8 नंबर का होगा एंड ये डेटाबेस पैसेज होता है। इसके अंदर आपका डेटा दिया रहेगा तो आपके लिए थोड़ा इजी होता है ये करना। एंड इसमें जो है एक बार आपको जैसे देख लेना है, जैसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जैसे 1948 लिखा हुआ है, यूडीएचआर आप देख रहे होंगे कई जगह लिखा हुआ है नाम, और आर्टिकल 25 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, तो इससे आपको जो है ढूंढने में आसानी होगी। एक बार नजर घुमा लेना है, फिर आना है क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी यहाँ पे बोला गया है यूडीएचआर जो है आपसे पूछा गया है कि यह है क्या। ठीक है, हाँ, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कहते हैं, वो है क्या और कब अडॉप्ट किया गया एक तरह से। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे, इसके अंदर जाते हैं हम ऑप्शन में एंड यहाँ पे देखेंगे द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 1948। तो आपका ऑप्शन जो 1948 होगा वो इसका राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा है व्हाट डज आर्टिकल 19 ऑफ यूडीएचआर अपहोल्ड। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड इसको भी आप पैसेज में जाएंगे, यहाँ पे डेटा दिया रहता है तो इजी होता है करना। तो यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 19 अपहोल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू वॉइस ओपिनियंस एंड सीक इंफॉर्मेशन विदाउट फियर एंड रिप्रोसाइल। तो ये इसका राइट आंसर निकल कर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये आपका अभिव्यक्ति की आजादी जिसे हम बोलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप इसे कह सकते हो। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डोमिनेंस टू ह्यूमन राइट एनकम्पास अकॉर्डिंग टू द यूडीएचआर। यहाँ पे बोला गया यूडीएचआर है उसके अकॉर्डिंग देखें तो मानव अधिकारों में कौन से क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ पे आपके सामने है सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ओनली सिविल एंड पॉलिटिकल, ओनली इकोनॉमिक एंड सोशल, या ओनली कल्चरल राइट्स। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं एंड पैसेज में जाएंगे आप, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। ठीक है, मिल जाएगा आपको इसके अंदर आप ढूंढेंगे तो। बाकी एक बार हम ढूंढने की कोशिश करते हैं इसके अंदर मिलता है कि नहीं मिलता।
डायरेक्ट तो इसके अंदर देखेंगे तो डायरेक्ट नहीं मिल रहा, बट इसके अंदर है क्या-क्या शामिल, इकोनॉमिक, सोशल यहाँ पे देखेंगे एंड कल्चरल राइट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो आपका ए है, जिसके अंदर सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल है, ऑप्शन ए, ये वाला इसका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएँगे। व्हिच कन्वेंट स्पेसिफिकली एड्रेस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल जो है राइट्स के लिए, यहाँ पे जो बोला गया कौन से जो है एक तरह से संगठन जो है विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को संबोधित करती है। तो अभी आपने देखा था, अभी हमने ऑप्शन जो ए देखा, इसी के अंदर आप देखेंगे ICESCR जो कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए जो है काम करती है। यहाँ पे ICESCR ये जो है राइट आंसर होगा। हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन जो आपका निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन डी, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ UDHR एंड इंटरनेशनल जो है ट्रीटीज जो हुई है, उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? यानी UDHR जो आपका है उसका उद्देश्य, और जो संधियां हुई है यानी जो ट्रीटीज हुई है इंटरनेशनल, उनका क्या उद्देश्य रहता है? तो टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप इसके अंदर चलेंगे और पैसेज के अंदर, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर अगर आप पढ़ते तो। एक बार हम कोशिश करते हैं ढूँढने का कि इसके अंदर मिलता है कि नहीं मिलता। यहाँ पे देखेंगे टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड ह्यूमन राइट, यानी यहाँ पे देखेंगे इनके जो उद्देश्य है, बाइंडिंग कम्युनिटी कमिटमेंट्स टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे इनके एक तरह से उद्देश्य यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया था, क्या आएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज एसेंशियल फॉर एंश्योरिंग द इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला गया है छठा, कि मानव अधिकारों की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या चीजें आवश्यक है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, एंड यहाँ पे कलेक्टिव कमिटमेंट जो है, विजिलेंट मॉनिटरिंग एंड जो है रिस्पॉन्सिव जो है मैकेनिज्म, ये ऑप्शन ए है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि सामूहिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए सब में, सतर्क निगरानी और उत्तरदायी तंत्र होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए। बाकी इसके अंदर जाएंगे पैसेज के अंदर, तो क्या-क्या चीजें होनी चाहिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ह्यूमन राइट रिक्वायर्स कलेक्टिव कमिटमेंट जो है, विजिलेंट मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म टू एड्रेस जो है ग्रीवेंसेस, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वें की तरफ। डिफाइन ह्यूमन राइट, तो आपको ह्यूमन राइट जो है वो डिफाइन करना है, जैसे फंडामेंटल एंटी लिमिट, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ जाएगा, इनहेरेंट टू ऑल इंडिविजुअल्स प्रमोटिंग डिग्निटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। यहाँ पे कहा गया है सभी व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकार, गरिमा, समानता और न्याय को बढ़ावा देना, यही क्या है आपका जो है अधिकार हो जाएगा, मानव अधिकार। एंड नेम टू इंटरनेशनल ट्रीटीज दैट फर्दर जो है एलोबरेट ऑन ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे बोला गया है दो अंतर्राष्ट्रीय जो संधियों का नाम बताना आपको, जो मानव अधिकारों को विस्तार से प्रकाश डालती है। तो यहाँ पे अगर देख ले, हम अभी पढ़ा था आपने ICCPR एंड ICESCR, ये आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था, जिसके अंदर 8 आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन, साथ ही साथ वन वर्ड के कह ले या वन जो है लाइन आंसर आपको देने थे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, एंड ये आपका जो है रहेगा, ये वाला जो पैसेज रहेगा, इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक आपका नोट मेकिंग होगा और एक आपका समरी वाला होगा। तो ये भी पैसेज वाला ही है, एंड इस पैसेज को पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई है शुरू के अंदर, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये किसके ऊपर टॉपिक होगा। आगे की तरफ हम आते हैं, एंड इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग, जो है आपको एब्रिविएशंस यूज करने के साथ साथ इसको तैयार करना है, एंड यहाँ पे दूसरा समरी रहता है। तो सबसे पहला नोट मेकिंग करते कैसे हैं आप सभी को पता होगा। इसको आपको जो है ये पूरा का पूरा पैसेज दिख रहा है, इसको आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे बनाया गया नोट्स, तो AI जो है एडवांसमेंट के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग जो है एप्लीकेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज जो है, एथिनिकल कंसर्न, जैसे ये चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग तो आपको बनानी है, फिर उसके बाद सब हेडिंग्स बनानी होती है, फिर उसके बाद इसके पॉइंट्स लिखने होते हैं जो आपने
पॉइंट्स देखिए उधर। मेडिकल जो है इनोवेशंस, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसके। एंड तीसरा कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एंड चौथा भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से नोट मेकिंग बनानी होती है आपको। सब हेडिंग, पहले हेडिंग, फिर उसके बाद सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग के क्या क्या पॉइंट्स होंगे आपको लिखना होता है। बाकी आपको नहीं पता कि बनाते कैसे है बिल्कुल ही, तो इसके अंदर जो है हर एक पैराग्राफ में आपको देखना है, हर एक पैराग्राफ के अंदर कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। बाकी जहां कोमा दिखता है, मैंने आपको एक और चीज बताया था, जैसे आप देखेंगे, दे इनहेंस इफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड इवन कंट्रीब्यूट टू मेडिकल जो है डायग्नोस्टिक्स। हाउएवर एथिकल कंसर्न सराउंडिंग एआई इंक्लूड बेस्ड bias in algorithms and potential job displacement pose challenges that require careful consideration। तो यह आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में, जैसे एआई के बारे में। एआई एआई है क्या, जैसे यहाँ से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप पॉइंट्स ऐसे बना सकते हैं, एआई एप्लीकेशन रैंकिंग फ्रॉम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, यहाँ पे कोमा लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने आपको कोमा वाला बताया था, जहाँ ज्यादा कोमा दिखता है आपको लाइनों के बीच में, तो आप वहीं से सब हेडिंग उठाना है, उसी को आपको लिखना है। बाकी कुछ इस तरह से है। फिर इसके बाद जो है की ऑफ एब्रिविएशंस भी यूज करने होते हैं, जैसे आपने आईओटी लिख रखा है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे जैसे आप आईओटी समझ नहीं पाए होंगे, ये है आपका। तो इंटरनेट ऑन थिंग्स यहाँ पे है, इनफैक्ट उसके क्या पढ़ते हैं यहाँ पे बताया गया है। एमएल मशीन लर्निंग हो गया। ठीक है, एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। जहां जहां यूज करने आपको 5 यूज करने, 5 से 6, इससे ज्यादा यूज नहीं करने। तो ये आपका हो गया की ऑफ एब्रिविएशंस, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद आती है समरी। इसकी समरी आपको बनानी होगी, जो कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आपको बताना है, तो आज के समय में किस तरह से है उसको भी एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ यहाँ से आपको जो है समरी तैयार करनी है। इसी को पूरा पढ़ने के बाद आपको जो भी समझ आता है आप समरी में लिखे, 50 वर्ड से ज़्यादा ना लिखे। लेकिन लिखना जरूरी है, आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस को लिखना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप पैसेज में से कुछ ना कुछ लाइनें जरूर लिख दोगे। तो ये हो जाएगा आपका पूरा सेक्शन ए कंप्लीट। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एंड ये आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा आपको, उसे करना पड़ेगा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे द टीचर, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, एंड यहाँ पे आपको भरना है। जैसे यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, द टीचर टॉट, यहाँ पे जो है TAUGHT, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। द स्टूडेंट ग्रामर। द कार, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, यहाँ पे आ जाएगा। एंड द वाइंड ब्लू, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। फेरसली ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो ये आपका कुछ इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। अगर आपने टेंस जो है सीखी होगी तो ये आप कर पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कोई जो है, हाँ एक चीज और, कि अगर ये पास्ट रहता है तो इसके अंदर वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आप सेकंड फॉर्म का यूज करें। ठीक है, प्रेजेंट रहता है तो वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म यूज करें। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ वाला फिल इन द ब्लैंक्स होगा। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो रीअरेंज वाला रहेगा क्वेश्चन। अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देख लिया है कृष्णा सर का, तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा तैयारी नहीं कर रखी है और एग्ज़ाम आप अपना बहुत अच्छा देना चाहते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए इन सैम्पल पेपर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और लिमिटेड टाइम का ये ऑफ़र चल रहा है। अभी आपको डबल फ़ायदा मिल जाएगा। एक तो सैम्पल पेपर लेने से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और सैम्पल पेपर लेने के लिए भी आपको भी एक फ़ायदा मिल जाएगा। 50% का आपको भारी अभी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है सैम्पल पेपर्स के ऊपर, और भी कुछ ऑफर्स यहाँ पर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी स्क्रीन पर जो आपको 2 व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इनमें से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और सैम्पल पेपर्स के लिए आप क्वेरी यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर मुझे इस सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर चाहिए, इस सब्जेक्ट के चाहिए। टोटल 6 सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को एकदम एडवांस लेवल पर लेकर के जाइए, यानी कि नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिसको आपको दिया रहेगा एंड रीअरेंज आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक करके दिखा दूं, यहाँ पे रीअरेंज करना आपको। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला जैसे निकल कर आ जाएगा व्हाट, दूसरा आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, डू, इसके बाद आ जाएगा वी, गेट, इसके बाद गेट आ जाएगा फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे अगर देखें फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो आपको कुछ इसी तरह से ऐसे बनाने,
एक बार खुद से बनाने की कोशिश करें, आप इसको मैं करा दूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसको आप खुद से करके देखें, बाकी मैंने आंसर भी नीचे दे रखे हैं, आप आंसर्स को देख सकते हैं। बाकी एक बार आपको खुद से करने की कोशिश करनी है कि ये होगा कैसे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां रहेगा कुछ इस तरह से होगा। हाँ, इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 4 ही करने हैं। ये आपको याद रखना है। ये 4 नंबर का होगा टोटल एंड ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको एक-एक करके लिख के दिखाऊँ कि ये पहले पे आएगा, दूसरे पे आएगा, क्योंकि सेम आना ये बहुत मुश्किल होता है एंड आप इसके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका जो है क्वेश्चन एंड यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो ये आपका पूछा गया है। यहाँ पे आपको जो है एडवर्टाइज़मेंट तैयार करना है, किसके लिए? ऑटोमोबाइल्स कीर्तिनगर यू वांट टू सेल अ सेकंड हैंड, जो है आपको सेल करना है। आपको सेकंड हैंड जो एक्सयूवी 500 है उसको एंड यहाँ पे बोला गया है दैट हैज़ कम टू योर शोरूम ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन अ नेशनल डेली न्यूज़पेपर के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। एंड यहाँ पे यू आर वैष्णव एंड वैशाली बता रखा है। अ कार डीलर एट दुर्गा ऑटोमोबाइल्स कीर्तिनगर, एड्रेस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब फोर सेल है तो आपको फोर सेल लिखना है, लेकिन ये सेंटर में लिखना है आपको, ठीक है? फोर सेल आपको सेंटर के में लिखना है, बीच में लिखना है। फिर इसके बाद अवेलेबल अ सेकंड हैंड सिल्वर कलर महिंद्रा एक्सयूवी, आप बता देंगे मॉडल के बारे में कि कौन सा मॉडल है। इसकी आप इसके बारे में बता देंगे कि इसके फीचर्स क्या है, जैसे इसके अंदर टायर्स जैसे न्यू है, एसी फिटेड है, सिंगल हैंड ड्राइवर है एंड नॉन एक्सीडेंटल है, यानी एक्सीडेंटल नहीं है, यानी एक्सीडेंट नहीं किया गया है। माइलेज क्या है इसका एंड डॉक्यूमेंट के बारे में आप यहाँ पे बता देंगे, इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे बता देंगे। प्राइस के बारे में आप यहाँ पे नेगोशिएबल बताया हुआ है कि आप जो है बात करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे दे दिया है नंबर। तो इस तरह से एडवर्टाइज़मेंट तैयार किया जाता है। इसी में आपका और दिया हुआ है एंड और के अंदर भी एडवर्टाइज़मेंट ही आपसे पूछा जाएगा, दोनों में से किसी एक को ही आपको करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखेंगे यू आर अमित एंड अमिता लिविंग एट 57 डीडीए फ्लैट्स रूपनगर, यू वांट टू परचेज अ सेकंड हैंड कार एज यू हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली। ड्रा आपको जो यहाँ पे आप देखेंगे तो यू आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, परचेज अ सेकंड हैंड कार एज यू हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट इन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल डेली। आपको न्यूज़पेपर है उसके अंदर पब्लिश करना है। तो यहाँ पे फॉर परचेज है, ये आपको सेंटर में लिखना है, याद रखें फॉर परचेज, CHASE। तो ये आपका फॉर परचेज हो जाएगा। फिर वांटेड अ सेकंड हैंड ब्लैक कलर जो है डीजल वैगन, यहाँ पे आर शुड नॉट बी मोर देन 3 इयर्स ओल्ड, यानी 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। शुड हैव जो है लेदर सीट होना चाहिए, कवर जो है एसी एंड स्टेरियो फिटेड होना चाहिए। माइलेज शुड नॉट बी लेस देन जो है 8 किलोमीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए। शुड बी इंश्योर्ड डॉक्यूमेंट एसेंशियल सिंगल हैंड जो है ड्राइवर एंड नॉन एक्सीडेंटल वुड बी प्रेफर्ड। प्राइस जो है नेगोशिएबल कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। तो एक आपका सेल का था, एक आपका परचेज का था। दोनों में सिर्फ सेल आप एक में बेच रहे, आप एक में खरीद रहे, डिटेल्स आप दोनों में डाल सकते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन। अब आते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, ये है आपका, इसके अंदर देखेंगे तो ये आपको तैयार करना है यहाँ पे पोस्टर एंड यहाँ पे अगर हम देखें क्रिएट एन इंफॉर्मेटिव पोस्टर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स हाइलाइटिंग देयर रोल इन एजुकेशन नॉलेज। यहाँ पे आपको जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक यहाँ पे बताना है एंड उसको हाईलाइट करना है कि वो एजुकेशन नॉलेज में किस तरह हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बुक आवर बेस्ट फ्रेंड करके कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, पोस्टर के अंदर आपको ड्राइंग्स यूज करनी पड़ती है, आपको इफेक्टिव बनाना पड़ता है। लोग देखे तो फिर उसको जो है तुरंत, मतलब लोगों के देखते ही नजर आ जानी चाहिए कि आपका ये है क्या पोस्टर, ठीक है? तो बुक आवर बेस्ट फ्रेंड, रीड बुक, स्पीक रीड बेस्ट, स्पीक बेस्ट, थिंक बेस्ट। यहाँ पे यू शुड लाइब्रेरी हैज योर स्कूल लाइब्रेरी हैज देन थाउजेंड्स बुक्स, ये आप लिख सकते हैं। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, रीड इट, ये आपने देखा होगा, लाइन सुना होगा। तो कुछ इस तरह से जो है आप यहाँ पे लाइनें यूज कर सकते हैं जिससे ये जो है अट्रैक्टिव लगे। तो आपको पोस्टर ऐसा ही बनाना है जो अट्रैक्टिव लगे एंड इसके अंदर कम से कम वर्ड लिखे हो। आपको जो है ड्राइंग से यहाँ पे देखेंगे बुक की इमेज से आप यहाँ पे बता रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे रीडिंग मेक्स अ रेडी मैन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मेक रीडिंग अ रेगुलर हैबिट, यहाँ पे बताया हुआ है। टेक अ बुक अ डे, डोंट डिले डिले, यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप यहाँ पे बुक्स के बारे में इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट, डिलाइट, एनरिच यहाँ पे बताए हुए हैं। तो आपको कुछ इस तरह से ही पोस्टर बनाने होते हैं।
आगे हम आएंगे, इसी के अंदर और दिया हुआ है, तो ये भी आपका पोस्टर वाला ही होगा। इसके अंदर किसी एक का आपको आंसर देना है। 7वीं के अंदर देखिए, छठे से लेकर 7वां हो गया, 8वां हो गया, जो भी क्वेश्चन है ग्रामर के अंदर, सबके अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे देख ले तो ये भी पोस्टर आपको बनाना है। किसके ऊपर? डिजाइन अ पोस्टर कंप्लेनिंग पोस्टर ऑफ नोट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर वर्ल्ड योगा डे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंदर वर्ल्ड योगा डे के ऊपर आपको डिस्कस करना था। तो यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे टाइमिंग क्या है, वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है, आप ये पोस्टर में मेंशन कर सकते हैं। 24 आवर वर्ल्ड वाइड योगा प्रैक्टिस फॉर ह्यूमन राइट, यहाँ पे देख सकते हैं, जॉइन अस वर्ल्ड योगा डे। कुछ इस तरह से आपको पोस्टर बनाना है। यहाँ पे जैसे वर्ल्ड का है तो इन्होंने वर्ल्ड का मैप कुछ इस तरह से लगा दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आपको करना होगा वर्ल्ड योगा डे पर। आपको खुद से भी लिखने की कोशिश करनी है इसके ऊपर, एंड पोस्टर आपको खुद से बनाने की कोशिश करनी है। तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है, द स्पोर्ट्स इन चेंज ऑफ योर स्कूल हैज आस्क्ड यू टू डिलीवर अ स्पीच ऑन वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। आपको स्पीच देना है, द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ क्या रहता है। इन द मॉर्निंग असेंबली ड्राफ्ट स्पीच इन अबाउट 120 टू 150 वर्ड्स के अंदर आपको जो है वैल्यू बतानी है गेम्स एंड स्पोर्ट्स की हमारे लाइफ में क्या रहती है। तो आप स्पीच दे रहे हैं, जैसे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्थी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन द टॉपिक ऑन द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ। तो इसके बारे में बताएंगे, तो स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे कि कितना जरूरी है हमारी सेहत के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अपनी भाषा में लिखना है। मैं सारी पढ़ के बता दूंगा आपको, और ये सेम ऐसा नहीं आएगा आपका टॉपिक, हो सकता है अलग आ जाए, हो सकता है सेम भी आ जाए, तो लेकिन अपने थॉट लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो लाइन होती है सब में स्पीच में, आप यहाँ पे कुछ इस तरह से देंगे। फिर उसके बाद बताएंगे कि गेम एंड स्पोर्ट्स हमारे लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंस अदा करता है। यहाँ पे फिजिकल जो स्टेमिना बताया हुआ, मेंटल जो रहता है लेवल, वो हमें हमारा बहुत अच्छा रहता है इससे करने से। एंड लास्ट में आपको, नाउ फ्रेंड्स विच स्पोर्ट्स आर यू गोइंग टू डू फॉर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, विशिंग यू एक्सीलेंस इन योर डिजायर्ड स्पोर्ट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लास्ट में कुछ इस तरह से आप खत्म कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो गया, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं, हमारी फिजिकल जो हेल्थ है उसको बहुत अच्छा रखते हैं वो। तो ये आप बता सकते हैं यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। अपनी भाषा में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। एंड इसके अंदर और दिया हुआ है, और में पूछा गया है क्वेश्चन, द ईयर 2023 विल बी रिमार्बर्ड। यहाँ पे बोला गया है जो 2023 है वो बहुत जो टाइम रहा वो क्या रहा। क्वेश्चन नंबर है आपका, सॉरी, एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर है 8वां। 8वें का हम अथवा कर रहे हैं, तो 8वें के अथवे में बोला गया है जो 2023 का वर्ष है। एक बार हम देखते हैं, द ईयर 2023 विल बी remembered as a path-breaking year for Indian sports, as witnessed many historic feats by Indian athletes on the world stage. As Rohan and Reena, sports captain of your school, write a speech. आपको स्पीच देना है किसके ऊपर? Delivered on the annual sports day, highlighting Indian achievement and the future of Indian sports. आपको ये टॉपिक दिया हुआ है कि आपको एक तरह से स्पोर्ट्स डे है, एनुअल स्पोर्ट्स डे, उसमें आपको हाईलाइट करने हैं टॉपिक को, किस तरह से जो इंडिया है वो आगे बढ़ा स्पोर्ट्स में, उसके फ्यूचर को आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखेंगे, द एनुअल स्पोर्ट्स डे हेडिंग आपको बनानी है। एंड रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, वर्थी टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे, हाईलाइटिंग इंडियन अचीवमेंट्स एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। तो आप लिख सकते हैं, सेलिब्रेटिंग एनुअल स्पोर्ट्स डे इज एन ऑनर showcasing India's remarkable achievements in sports. Indian athletes have scaled new heights, winning accolades on the global stage. आप देखेंगे, the remarkable process not only instilled in national pride but also serves as a testament to our potential. यहाँ पे आपको बताना है किस तरह से जो है आज के समय आप देखेंगे तो इंडिया स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे तो जो बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिसके अंदर, जैसे आप देखेंगे, गोल्ड मेडल इंडिया कई सारे जीत के लाया है। वहीं पे आप कई सारे मेडल जो है इंडिया के नाम हुए। इस बार तो करीब 100 प्लस जो है मेडल इंडिया ने जीते हैं, आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको यही सारी चीजें जो अचीवमेंट रही है इंडिया की, वो आपको बतानी है कि आज तक इतना नहीं हुआ है, एंड इसको हमें पूरे देश को जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सारी चीजें आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको जो है बताना होगा अपनी भाषा में ही। एंड यहाँ पे लास्ट में देखेंगे
इन कंक्लूजन लेट अस सेलिब्रेट आवर स्पोर्ट्स अचीवमेंट विद प्राइड एंड जो है ऑप्टिमिज्म. द फ्यूचर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स इज ब्राइट एंड विद कॉन्टिनेंट डेडिकेशन एंड स्पोर्ट्स वी कैन एम फॉर इवन ग्रेटर ट्रिम्पल्स ऑन द ग्लोबल स्टेज. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. तो कुछ इस तरह से आपको एंड करनी होगी. बीच में आपको लिखना है कि हमारे लिए प्राउड की बात है कि इस तरह से जो यूथ है, जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर. जहाँ पहले कभी जो है स्पोर्ट्स को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता था, आज के समय स्पोर्ट्स को बहुत आगे ले जाया जा रहा है. तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिया की क्या-क्या अचीवमेंट रही है. ठीक है, आप किसी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर कि कौन-कौन से जो खिलाड़ी हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे करके आए, ये चीजें. एंड ये हो जाएगा. फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, यू आर अनीस एंड अंशिका ऑफ एसएवी पब्लिक स्कूल रोहतक. यू हैव ऑब्जर्व द ट्यूशन सेंटर आर जो है मशरूमिंग एट अ हाई रेट दीज डेज. राइट अ डिबेट. आपको एक डिबेट लिखना है ट्यूशन सेंटर के ऊपर कि ट्यूशन सेंटर जो है क्या बोला गया है. आप कौन है पहले अगर हम देखें तो अनीस या अंशिका है. आपने देखा होगा कि जो आजकल के ट्यूशन सेंटर है वो क्या है, तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. और यहाँ पे ट्यूशन या कोचिंग सेंटर जो है विद्यार्थियों की आवश्यकता है कि नहीं है, आपको इसके ऊपर जो स्पीच देना है. क्या नेसेसरी है, बच्चों के लिए जरूरी है कि नहीं है, आपको लिखना है. एंड यहाँ पे आप अगर फॉर द मोशन है यानी फेवर में है कि ट्यूशन सेंटर होने चाहिए तो आप इसमें यहाँ कौन सी लिखेंगे. हाँ, एक चीज याद रखनी है आपको और दिया हुआ यहाँ पे, आप या तो इसके अगेंस्ट लिखेंगे या इसके फेवर लिखेंगे, कोई एक चीज ही आपको लिखनी है. तो यहाँ पे आपको फेवर में लिखना है तो आप फेवर में लिख सकते हैं, अगेंस्ट में लिखना है तो अगेंस्ट में भी लिख सकता है. लिख सकते हैं आप यहाँ पे अगेंस्ट में करके. मैंने अगेंस्ट में आपको दिया नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. बाकी फेवर में लिखाइए. तो हॉनेबल जूरी मेंबर्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी cheerful morning to all of you. Today I, Anis या अंशिका, will present my views in favor of the topic ट्यूशन और कोचिंग सेंटर आर नेसेसिटी फॉर स्टूडेंट्स. किस तरह जो है जरूरी है आपको बताना है. एंड ट्यूशन सेंटर के बारे में आप बताएंगे कि स्कूल्स में क्या है कि उतना टाइम नहीं मिल पाता है जितना जो है हम चाहते हैं, या आप एक तरह से कहेंगे कि स्कूल्स में जो पूरा टाइम है वो टीचर जो है पढ़ाते पढ़ाते बिता देते हैं, जिसके अंदर जो है हमें और टाइम चाहिए होता है हमारे क्वेश्चंस पूछने के लिए, या हमारे जो है आगे का हमें आगे करना क्या है उस चीज़ों के लिए. तो हमारी ट्यूशन सेंटर हमारे लिए ज़रूरी है. एंड जो है ये पर्सनल ट्यूटर जो होते हैं वो भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमें पढ़ाने में. तो ये चीज़ें आप कह सकते हैं. आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं फॉर द मोशन, फेवर में लिख सकते हैं, आप जो अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं. जो भी आपकी थॉट है आप लिखेंगे यहाँ पे. तो ट्यूशन सेंटर जो है आप देखेंगे होंगे बढ़ रहे हैं आज के समय, और रियली में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. आप ट्यूशन सेंटर अब फिजिकल की जगह जो है ना, आप देखेंगे जैसे हम क्लास ले रहे हैं आपकी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. तो ये आपको बताना है. वैसे ये ऑफलाइन क्लासेस की बात हो रही है, बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है. इसी के साथ जो है आप देखेंगे और के अंदर डिबेट आपको करना है. टेक्नोलॉजी मेक एस अलोन, राइट अ डिबेट इन 120 to 150 वर्ड्स एदर फॉर अगेंस्ट फॉर द मोशन. यू आर अनुभव एंड अनुभवती ऑफ क्लास 11th ए, यहाँ पे बोला गया है 11th ए की. तो टेक्नोलॉजी मेक अस अलोन यानी टेक्नोलॉजी जो है हमें क्या कर रहा है, अकेला बना रहा है. आपको बताना है इसके बारे में. टेक्नोलॉजी जो है हमें अकेला बनाती है, इसके बारे में आपको या तो आप इसके फेवर में या अगेंस्ट में, आपकी मर्जी आपको लिखना है. मैंने इसका आंसर नहीं दिया, आपको आंसर खुद करना है. एक क्वेश्चन के आंसर मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, एक का आंसर में मैंने इसमें नहीं किया है. ये आपको अपने आप ही करना है. तो टेक्नोलॉजी आप देखेंगे तो सही में जो है लोगों को अलोन कर रहा है. जैसे आज जो है व्यक्ति के एक कमरे में बैठे-बैठे जो सारे काम कर पाता है, एंड वो ज़रूरी नहीं समझता है क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें खुद से ही चल के आ जाती है एक रूम में बैठे-बैठे. तो आज के समय टेक्नोलॉजी जो है ना लोगों को अकेला कर दिया है. ये आप लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो आपकी लिटरेचर यानी बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे. एंड ये क्वेश्चन नंबर 10वां है, जिससे आपको जो है एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है एंड इसको पढ़ना है. इससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर आपको देने होंगे. तो आइए हम क्वेश्चन नंबर जो है 10वें से स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी लिटरेचर को. क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ आते हैं. यहाँ पे बोला गया रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. यहाँ पे आप देखेंगे तो चाइल्डहुड वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, पोएम पढ़ा होगा, तो उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं. यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे. जैसे क्वेश्चन बोला गया है इन दीज लाइन माई रेफर टू द, यहाँ पे माई किसको रेफर किया गया आपको बताना है. तो वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, माई जो है ये किसको रेफर किया गया है, किसके लिए यूज हुआ है. तो अगर हम देखेंगे जो पोट्स है जो है पोएट मार्कस नाथन, ठीक है, ये इसके लिए जो है मार्कस नटन, ये ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा.
दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, इट इन द सेकेंड लाइन रेफर टू, सेकेंड जो लाइन है उसमें किसको रेफर किया गया है आपको बताना है। जो दूसरी पंक्ति में अगर हम देखें, आई वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, यहाँ पे बोला गया है, एंड यह का क्या तात्पर्य आपको बताना है। तो यहाँ पे इट का आपको बताना है। तो द पोर्ट्स चाइल्डहुड, द पोर्ट, द पोर्ट्स मदर, मदर या फादर आपको बताना है इसमें से। तो अगर हम देखें इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा, इसके बचपन की बात की गई है, पोर्ट्स चाइल्डहुड की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वेयर हैज इट गोन टू, यानी यहाँ पे बोला गया है जो आपकी ये कहाँ गया आपसे पूछा गया, इट गोन टू, वेयर हैज इट गोन टू, तो ये कहाँ गया, होम, सम फॉरगेटन प्लेस, गार्डन, इन्फेंट्स फेस। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर निकल कर आ जाएगा, कुछ सम फॉरगेटन प्लेस, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से चाइल्डहुड वाला आपसे पोएम दिया होगा एंड इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर और लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा एंड इसके अंदर भी पोएम्स दी हुई है, इसमें इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए, जैसे हु इज द इंजन ऑफ ऑफ द फैमिली, ट्री, सितंबर सीजन, गोल्ड फिंच, लीव्स ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे देखें हम क्वेश्चन जो बोला गया है कि परिवार का इंजन कौन है इसमें से, तो अगर हम देखें तो गोल्ड फिंच, यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन, आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पर्सनिफिकेशन, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। थर्ड की तरफ आए, द गोल्ड फिंच हैज परहैप्स वाउड फूड टू फीड इट इट्स यंग वंस व्हिच हैज फिल्ड हर फैमिली विद एक्समेंट एंड एनर्जी, व्हिच पैरास ऑफ द स्टैंजा स्पोर्ट्स इन सपोर्ट्स दिस व्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें बोला गया है गोल्डफिन शायद अपने जो है बच्चों को खिलाने के लिए भोजन लेकर आई, जिससे उसके परिवार को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया जिसने। श्लोक को कौन सा वाक्यांश इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है, तो अगर हम देखें इंजन ऑफ हर फैमिली, जो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, ये इसका निकलकर राइट आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, पोएम्स दी हो गई, उससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे होंगे। 11वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे, तो ये आपका दिया हुआ, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे आपको इसे पढ़ना है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। हाँ, इसे पहले पढ़े ना, आप पहले क्वेश्चंस की तरफ आए। व्हाट वाज द फर्स्ट जो है इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर, यहाँ पे बोला गया है कि जो आपदा है उसका पहला संकेत क्या था, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, एंड अराउंड 6 PM व्हेन वाइंड्स ड्रॉप्ड एंड स्काई ग्रेव डार्कर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अंदर आपको हिंट मिल जाएगा, यहाँ पे देखेंगे द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर कम एट अबाउट 6 PM विद ऑन। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप इसे, राइट आंसर इसका वैसे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आएंगे, व्हाट वाज द एनॉर्मस क्लाउड दैट द नरेटर स्पीक्स ऑफ। यहाँ पे बोला गया है यह विशाल बादल जो है क्या था जिसके बारे में वर्णन करता बात कर रहा है जो है नरेटर स्पीक्स ऑफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक विशाल जो है एक जो ह्यूज लहर जो है वेव्स, उसके बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओमिनियस साइलेंस मीन्स, यहाँ आपसे पूछा गया थर्ड में, एंड इसका मतलब अशुभ मौन का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है अनप्लेजेंट साइलेंस, यहाँ पे अन जो है प्रिय चुप्पी होता है, इसका मतलब अप्रिय चुप्पी। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हम, अब इसके अंदर अथवा पूछा गया है, अथवे में भी वही है, इन दोनों में से कोई एक करना होगा आपको, ठीक है। और आपको दिख रहे होंगे इस क्वेश्चन में भी, 10वें में भी आपने और देखा एंड 11वें में भी और है। एंड इससे रिलेटेड जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हु सेड द मम्मी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। यहाँ पे जो बोला गया है जो मम्मी है, किसने कहा कि 1920 के दशक में जो है कार्टर ने जो किया उसके कारण मम्मी जो है बहुत बुरी स्थिति में है। तो किसने ये देखा, जो है जाही हवास, ठीक है, जही हवास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये इसने ही कहा था, जही हवास ने। दूसरे क्वेश्चन को देखें आप, इसके अंदर एक बार जा सकते हो और पढ़ सकते हैं, जैसे जही हवास, यहाँ पे भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। तो सेठ जाही हवास यहाँ पे बोला गया इनके द्वारा। व्हाट इज मेंट बाय हेस्टली हेस्टली रैंक्सेड इन जो है
एंटिक्विटी यहाँ पे बोला गया है, जो क्वेश्चन है प्राचीन काल में पहले के समय क्या होता था, जल्दीबाजी में की गई तोड़फोड़ का क्या मतलब है आपसे बोला गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपके सामने ऑप्शन है, एंड यहाँ पे आर्टिकल्स एंड artifacts that were buried with Tut's body were found to be complete। तो ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो टूट का जो शरीर है के साथ दफनाए गए लेख और कलाकृतियां जो है पूर्ण पाई गई, तो ये इसका हो जाएगा। आगे की तरफ आए तीसरे क्वेश्चन की तरफ, व्हाट हैव बिकम पार्ट ऑफ द pharaoh's legends। यहाँ पे बोला गया है तीसरा जो है फिरौन की किंवदंती का हिस्सा क्या जो है बन गया, यहाँ पे बोला गया है। तो आप देखेंगे टूट्स टॉम जो है कंटेंट्स, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 11वां, इसका 8वां और 11वां क्वेश्चन। इन दोनों में से कोई एक करने होंगे आपको। 12वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो ये भी कुछ इसी तरह से है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें जैसे कि पूछे गए क्वेश्चन देखिए हम, व्हाई मिस्टर डॉर्लिंग सरप्राइज्ड व्हेन ही ओपन्स द डोर। वो सरप्राइज क्यों होती है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा सी द नरेटर, जब वो क्या है नरेटर को देखती है, यानी आपका राइट आंसर निकलकर ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ पोस्ट वॉर ह्यूमन जो है प्रीडिसमेंट। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, ये जो है द एड्रेस जो है मानवीय दुर्दशा की एक कहानी आपको बताना है। इसमें अगर देखें तो वॉर इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि क्या है युद्ध हर एक इंसान के लिए कठिन समय होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखें, व्हाट डिड मिस्टर डॉर्लिंग्स डॉटर ट्रीट द नरेटर। यानी जो मिस्टर डॉर्लिंग है की बेटी कैसा व्यवहार किया, ठीक है, नरेटर के साथ। तो अनलाइक मिस्टर डॉर्लिंग द डॉटर इनवाइटेड द नरेटर इनसाइड हर हाउस, शी ऑफर्ड हर अ कप ऑफ टी। यानी वो बुलाती है घर के अंदर एंड उसको जो है कप चाय की जो है पेश करती है, मतलब चाय के लिए पूछती है, एक तरह से ऑफर करती है, ये आप कह सकते हैं। एंड फोर्थ को देखिए, द शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस इज अ टचिंग अकाउंट ऑफ होप। यहाँ पे ऑफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे द स्टोरी इज अ टचिंग अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये क्या है, एक कहानी है, लघु कहानी, जिसमें बेटी जो है, बेटी के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से जो है युद्ध के बाद हॉलैंड में अपनी माँ के सामान की तलाश में जाती है उनके घर। तो इसके बारे में बताया गया, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। इसी के अंदर अथवा देखने को मिलेगा आपको, एंड अथवा दिया हुआ है ये, एंड इसे आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो टाइम बचेगा आपका। क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज द किंग बिलोंग्स हु लॉस्ट हिज क्राउन द किंग ऑफ। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है वह राजा कहाँ है जिसने अपना जो है मुकुट खो दिया है, ठीक है, आपसे बोला गया है। तो अगर हम देखें कौन से शहर की बात हुई है, तो आप यहाँ पे देखेंगे द टेल ऑफ मेलन सिटी इस चैप्टर का नाम ही है, एंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, द किंग वॉज गोइंग टू एडिफाई द स्पेक्टर्स देन व्हाट हैपेंड। यहाँ पे बोला गया है कि राजा जो है दर्शकों की उपदेश देने वाला था, तब क्या हुआ था आपसे बोला गया है। तो अगर हम देखें उनका सिर एक जो है हिज जो हेड है कोलाइडेड विद एन आर्क। यहाँ पे बोला गया है जो उनका जो सर के ऊपर रहता है मेहराब, वो जो है टकरा गया। ये आपका राइट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज वर्ड जो है ग्लॉस मीन्स, यहाँ पे बोला गया है। तो अगर हम देखें इसका मतलब यानी फांसी शब्द का क्या अर्थ है, तो वुडन फ्रेम इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट काइंड ऑफ किंग वाज द वन हु रूल्ड ओवर द स्टेट, व्हाट डिड ही जो है प्रोक्लेम। तो यहाँ पे देखिए राज्य पर शासन करने वाला कैसा राजा था, उन्होंने क्या घोषणा करी, ये बोला गया। तो द किंग ऑफ द स्टेट वाज जस्ट अ प्लेस्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, ही प्रोक्लेम्ड दैट एन आर्क should be built up which would extend across the major जो है थ्रू फेयर। तो यहाँ पे बोला गया है कि राजा जो है न्यायप्रिय और शांत स्वभाव का था, श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने घोषणा की एक मेहराब का निर्माण किया जाने चाहिए जो प्रमुख मार्ग तक फैलाओ। ये चीजें इन्होंने राजा के बारे में बताई। तो ये 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, एंड यहाँ तक आपने पोएम्स एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ इसके जो है जो फुल आंसर देने थे, वन लाइनर आंसर या वन वर्ड आंसर, वो देखे। एंड यहाँ पे हम आते 13वें क्वेश्चन की तरफ। ये आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हुए हैं इसमें, एंड इनमें से किसी 2 के आपको आंसर देने होंगे। जैसे क्वेश्चन हम देखें क्या क्या पूछा गया है, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, कभी यहाँ पे द पोर्ट्स मदर लॉन्च एट अ स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लॉ इंडिकेट।
यानी जो है कवि की माँ स्नैपशॉट पर जो है हंसी, इस हंसी के क्या संकेत दिए आपसे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन ऑथर्स एंड ग्रैंड मदर्स जो है रिलेशनशिप, ये पूछा गया है। टर्निंग पॉइंट क्या था? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ वोल्ट विटमैन्स पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है कि वोल्ट विटमैन की कविता द वॉइस ऑफ द रेन जो केंद्रीय विचार, इसके बारे में आपको क्या लगता है वो बताना है आपको। एंड डी पूछा गया है, इंस्ट्रूमेंट द डिफिकल्टीज दैट द ग्रुप फेस्ड इन होर, यहाँ पे समूह को जो है होर में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उन्हें आपको बताना है। एंड ये क्वेश्चंस पूछे गए एंड इन सभी के आंसर्स, जैसे इसके आंसर्स की बात करें, पहला ए की जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि कवि की माँ जो है स्नैपशॉट पर हंसी, इस हंसी ने क्या संकेत दिया, तो द ड्रेस एंड बिहेवियर ऑफ द कजन्स बीटी and Dolly made the poor's mother laugh. It is evident that they had put on some quaint dress which amused her. This laugh indicate her joy and remembering an incident connected with her past life. यानी past life से जो है उसको दिखा रहा था, जोड़ रहा था, इसीलिए वो हंसती है और इसीलिए जो है वो खुशी जो है दिखाती है। And when she was quite young and free from the tensions and worries of life, तो ये आप इसके अंदर लिखेंगे, ए का हो जाएगा। बी का जो क्वेश्चन पूछा गया था, बी में पूछा गया था लेखक और दादी के रिश्ते में जो निर्णायक मोड़ था वो आपको बताना था, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं निर्णायक मोड़ के बारे में बात की गई है बी में। सी को आप देख सकते हैं, सी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वॉल्ट विटमैन की जो कविता है द वॉइस ऑफ द रेन, उसका केंद्रीय विचार पूछा गया था, आपको यहाँ पे बताना था इसका केंद्रीय विचार क्या था। एंड डी क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया था आपसे कि जो समूह को होर में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जो ग्रुप को क्या क्या समस्याओं का कठिनाई, क्या क्या समस्या जो है उसका सामना करना पड़ा था उसको आपको बताना था। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सारी समस्या इनके अंदर लिखी हुई है। एंड हम आते हैं अब 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है 3 नंबर का है। एंड जो ऊपर के आपने देखे ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, जो आप सॉरी 3 नंबर के क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, इनमें से 2 आपको करने थे। एंड यहाँ पे आगे जो है 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से 2 में से किसी एक को आपको करना है। तो व्हाट इज योर इंप्रेशन अबाउट डॉक्टर एंड्रयू एज अ डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग, आपको जो है यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आपको जो एक डॉक्टर और एक इंसान के रूप में जो एंड्रयू है उसके बारे में आपकी क्या विचार है आपको रखने, तो आपको बताना है, इस तरह से आंसर है, आप पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति के रूप में और एक डॉक्टर के रूप में अपने विचार जो है प्रकट करने हैं डॉक्टर जो है एंड्रयू के लिए। इसी के अंदर और में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डिड द नरेटर गो टू मिस्टर डोलिंग हाउस एंड हाउ डिड मिस्टर डोलिंग डॉटर ट्रीट द नरेटर, तो वो उसके घर क्यों जाती है, क्योंकि अपनी माँ की जो सामान है उसको वो देखना चाहती थी। ठीक है, एक तरह से द नरेटर वेंट टू मिस्टर डोलिंग हाउस टू कलेक्ट हर जो है वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, जो उसकी माँ से संबंध रखते थे सामान उसको लेने के लिए जाती है। एंड कैसे ट्रीट करती है मिस्टर मिस्टर डोलिंग हाउस टू कलेक्ट her valuable belongings which her mother and given to her during war time, she wanted to renew her जो है past memories जो हुई थी, बीती हुई जो चीजें थी वो उसको याद करना चाहती थी, एक तरह से आप ये कहेंगे। एंड आगे हम देखें उसके साथ व्यवहार कैसा किया होता है, तो आप कप ऑफ टी एक कप के लिए भी चाय के लिए ऑफर करती है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैसा बिहेव बिहेव किया था। 15वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे, तो इसके अंदर जो 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, कोई एक आपको करने हैं 2 में से। तो क्वेश्चन जैसे डिस्क्राइब द नरेटर्स जर्नी टू माउंट कैलाश विद रेफरेंस टू द टोपोग्राफिक वेरिएशंस एनकाउंटर्ड ऑन द वे, यहाँ पे जो बोला गया है क्वेश्चन, रास्ते में आने वाली जो है स्थलाकृति विविधताओं के संदर्भ में आपको बताना है कि कैलाश पर्वत की यात्रा का, आपको पर्वत की यात्रा जो है नरेटर्स का उसका वर्णन करना है आपको। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं क्या क्या सामना करना पड़ा था कठिनाइयों का, ये भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये हो जाएगा आपका, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ, आंसर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे। एंड अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म हैड टू एंड्रयू द डायरेक्ट स्ट्रेस, यहाँ पे जो बोला गया है क्वेश्चन जो है आपका 15वें का, अथवा कहानी यह कैसे बताती है कि आशावाद गंभीर तनाव को सहन करने में मदद करता है, यानी आपने देखा होगा हम आशा करके रखते तो हमारी जो तनाव है उससे कम करने में जो है मदद करता है, ये बात सही है। इसके अंदर जो आपको बताना है ये आंसर कुछ इस तरह से आप इसे देख सकते हैं।
एंड ये हो जाएगा आपका 15वां क्वेश्चन। कुछ इस तरह से दो में से किसी एक का आंसर देना होगा। 16वें क्वेश्चन की तरफ आए तो 16वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 टू 150 वर्ड्स के अंदर। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डिड द बॉयज रिटर्न द हाउस बिकॉज देयर जो है कंसेंसस वाज हर्ट और बिकॉज दे वर अफ्रेड। यहाँ पे अगर हम देखें ये क्वेश्चन बोला गया कि क्या लड़कों ने इसलिए घोड़ा लौटाया कि उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुंची या वो डर गए थे। तो आपको बताना है कि किस तरह से उनकी फैमिली जो है बहुत अच्छी मानी जाती है एंड उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो जो है अपनी जो एक तरह से फैमिली है उसका नाम खराब करे, तो इसलिए लौटा देते हैं वो। आप इसे देख सकते हैं, इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड आगे की तरफ आएंगे तो 8वें के अंदर बोला गया है व्हाट डज द स्टोरी हाईलाइट अबाउट द एसेंस ऑफ ट्रू हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट थ्रू डॉक्टर एंड्रयूज एक्सपीरियंस डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी बर्थ। बर्थ वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो इसमें बोला गया जो कहानी है उसके अंदर डॉक्टर एंड्रयू है उसके अनुभव के माध्यम से सच्ची खुशी और संतुष्टि के सार के बारे में आप में क्या उजागर करती है, जन्म कहानी के आधार पर आपको बताना है। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ये इसका आंसर है कुछ इस तरह से। तो ये आपका थर्ड पेपर का पार्ट 2 पूरा इस तरह से खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा, पूरा पेपर समझ आ गया होगा एंड वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको जो है बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करते हैं एंड बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करते हैं, तो इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। बाकी यही था आज का वीडियो। हाँ, इंग्लिश के हमने 10 सैंपल पेपर आपको बना के प्रोवाइड करवा रखे हैं, जिन बच्चों को लेना है वो ले सकते हैं।